धर्मांतरण का सरगना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का आखिर साम्राज्य कैसे ध्वस्त हुआ, कैसे जलालुद्दीन ने अपना उतरौला में एक अवैध साम्राज्य खड़ा किया था, जिसमें एक आलीशान उसका महल था, एक अलग से आलीशान घर था, लगभग 3 से 4 बीघे में उसकी बाउंड्री थी और एक बड़े से एरिया में अस्तबल था। उतरौला मार्केट में उसके छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स थे और भी क्या क्या था, लेकिन बुलडोजर उस पर कैसे चला। आखिर वह व्यक्ति कौन है जिसने जद्दोजहद से छांगुर जलालुद्दीन के पीछे पड़ के आखिर इस मुकाम तक उसको पहुंचाया। किस तरह से उतरौला की पुलिस में लगातार वो हाजिरी देता रहा, लगातार बलरामपुर जिले में डीएम और एसपी के यहाँ लगातार एप्लीकेशन देता रहा, और एप्लीकेशन देने के बाद जब उसको न्याय नहीं मिला तब वह किस तरह से प्रधानमंत्री के यहाँ गुहार लगाता है, किस तरह से प्रधानमंत्री को गुप्त एप्लीकेशन भेजा जाता है और उसके बाद किस तरह से बुलडोजर की पूरी कार्रवाई होती है। हम जानने के लिए उसी शख्स के पास चलते हैं। हमारे साथ हैं बब्बू अपना पूरा परिचय बताएंगे और बताएंगे कि आज जब इनका छांगुर से इस तरह का रिश्ता था कि छांगुर के इशारे पर बब्बू काम करते थे, जो छांगुर कह देते थे वह काम मिनटों में हो जाता था, तो आखिर ये दुश्मनी में कैसे बदला और साम्राज्य कैसे गिरा, ये पूरी कहानी बब्बू बताएंगे। ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल है, कहा जाता है कि पहले आप छांगुर बाबा के साथ रहते थे। छांगुर बाबा का ये जो अवैध साम्राज्य है, मजबूत साम्राज्य है, जिसको तोड़ने में बुलडोजर को भी मशक्कत करनी पड़ी, आपने उसको बनवाया था, फिर आपकी दुश्मनी कैसे हो गई, कैसे आज यह दुश्मनी में पूरा मामला बदल गया? छांगुर बाबा के साथ हम कभी भी नहीं रहते थे। हम अपनी एक छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, मकान दुकान भवन बनाने का ठेका लेते थे उतरौला में, और वो मकान बनवाने के सिलसिले में हमारे ऑफिस में आया वो, उसने कहा मुझे मकान बनवाना है, आप बना दोगे? हमने कहा हमारा काम ही वही है। वो लेकर गया, साइट दिखाया, अपना जगह दिखाया, सर्वे कराया, रेट किया, एग्रीमेंट हुआ, सब हो गया। ये रेहरा माफ़ी गांव की बात है जहां इसका पुश्तैनी मकान है। तो वहाँ कुछ ग्राम समाज की ज़मीन इसके घर के सामने खाली पड़ी थी। ये पहले तो उस पर अटैक किया, उसको कब्जा करना चाह रहा था। तो जब हमने काम शुरू कराया, जिस दिन माल मटेरियल गिरा के उसी दिन पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो गए लाठी डंडे के साथ। उन लोगों ने कहा ये हमारी सरकारी ज़मीन है, इस पर आप निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि पुश्तैनी जहाँ पर उसका घर था रेहरा माफी, पहले काम आपने वहाँ शुरू कराया था? वहाँ शुरू कराया था। गांव वालों ने आपत्ति उठाया तो वो काम बंद हो गया। यानी कि छांगुर चाहता था कि उस कब्जे वाली ज़मीन उसका घर बने। उस सरकारी ज़मीन को ये कब्जा करना चाह रहा था। इसका ऑलरेडी घर था, लेकिन इसके घर के सामने वो खाली ज़मीन काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, लेकिन इसके पास पहले पैसे नहीं थे। अब ये पैसे आ गए, ये आज मुझे समझ में आ रहा है कि पैसे आने के बाद उस सरकारी ज़मीन को ये हथियाना चाह रहा था, लेकिन गांव वालों ने इसको विरोध किया, ज़मीन कब्जा नहीं कर पाया। उसके बाद में इसने कहा कि भैया ऐसा दूसरी कोई ज़मीन लेते हैं तो वहाँ बनाइएगा। कुछ दिन बीतने के बाद ये चांदौलिया दरगाह के पीछे 6 बीघे का एक पंडित जी से ज़मीन बैनामा कराया। यानी कि ये जो दरगाह के पीछे जो पूरा आलीशान इसका जो महल है छांगुर का, वह एक सनातनी ब्राह्मण का वो ज़मीन है, यानी उसका खेत है। जी, सनातनी ब्राह्मण का खेत है, उसका पुश्तैनी खेत है, और उनसे इन्होंने ज़मीन उतरौला का ही रहने वाला है, कहीं बाहर चला गया? उतरौला का ही रहने वाला है। अच्छा। उतरौला का ही रहने वाला। खरीदी गई या कब्जा की गई, क्या हुआ बताइए? उसकी उस ज़मीनें खरीदी गई, दस्तावेज भी लगा, पैसा वगैरह दिया? पैसा दिया है। उसमें कुछ ज़मीनें जो इसने नहीं एक्सेप्ट किया, कहा नहीं इतनी ज़मीन नहीं है। उस टाइम वो ज़मीन का मालिक कह रहा था कि बाबा इतना नहीं, इतना, तो ये कम बता रहा था। बाबा कह रहा था इतना ही, इतने पैसा दूंगा, और उतने का ही पैसा दिया जितना बाबा कह रहा था। वो गरीब आदमी था, वो लड़ भी नहीं सकता था इसी। तो बहरहाल बहुत हमें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बात को हम सुने तो आज मुझे याद आ रहा है कि उस टाइम इसके काले कारनामे के बारे में कोई नहीं जानता था, नहीं तो शायद वो सनातनी भाई इसको ज़मीन भी ना देते। बहरहाल वो ज़मीन ले लिया। इसने मुझसे कहा कि इसको बाउंड्री लगाना है, 16 लाख की बाउंड्री का काम से एग्रीमेंट किया। वो हमने बाउंड्री का काम, सबसे पहले उस ज़मीन पर आपने बाउंड्री का काम किया 16 लाख रुपए में, ये एग्रीमेंट हुआ था? इसका एग्रीमेंट हुआ था 16 लाख रुपए का बाउंड्री का काम का। उसके बाद इसने कहा मुझे तबेला बनवाना है, अस्तबल बनवाना है। अच्छा, अस्तबल और तबेला बनवाना है उसी बाउंड्री के अंदर? अच्छा, उसके लिए कितना प्रस्ताव दिया? उसके लिए इसने मुझे कुछ
13,000 ज़मीन, 13,000 स्क्वायर फुट ज़मीन। इसने कहा कि इतने ज़मीन में हमारा एक तबेला अस्तबल बना दो। 13,000 स्क्वायर फीट, बड़ा सा बड़ा बंगला इतने में बन जाता है। हाँ हाँ, सिंगल स्टोरी 13,000 स्क्वायर फुट होगा, डबल 13 दूनी 26,000 स्क्वायर फुट बनता है वो। तो उसका भी हमारा रेट तय हो गया। स्ट्रक्चर खड़ा करना था, पिलर लगा के स्ट्रक्चर खड़ा करना था, जिसका रेट 1,000 रुपये तय हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था उसका हमारा। 13,000 स्क्वायर फुट पे हमने इसका तबेला बना दिया। बनाया तो 26,000 स्क्वायर फुट बनाया, क्योंकि G+1 ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, तो 26,000 स्क्वायर फुट बन गया लगभग। बन के कंप्लीट हो गया, उसको हैंडओवर किया तो उसने कहा नहीं, मुझे अभी इसको तोड़ के अस्पताल बनाना है। क्या बात कर रहे हैं जी, उसने कहा। कितने दिन लगे थे आपको उसको बनाने में? उसको बनाने में हमको करीब साल भर लग गए थे। मतलब 1 साल में जो आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया, कह रहा है उसको तोड़ दो। हाँ, तोड़ के कुछ और बनाओ, अस्पताल बनाओ, मुझे अस्पताल चालू करना। उस तबेले को तोड़ के अस्पताल बनाओ। फिर तो हमने कहा इसका कास्ट बढ़ेगा। तो उसने कहा कितना? मैं बोला इतना, उसका हिसाब बता दिया। बोला इसका एग्रीमेंट बना लो। बोला ये पैसे लो, एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है? बाबू, आपको कभी समझ में नहीं आया कि ये जो इतना तोड़ फोड़ करा रहा है, ये पैसे कहाँ से बाबा लाता होगा, कैसे देगा? आपको कभी डर नहीं लगा कि हमारे जो ये सारा जो पूंजी लग रही है इसमें, उसका क्या होगा, कभी बाबा ना दे तो? नहीं, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि वो इतना अच्छा बात करता था, ईमानदारी की बात करता था। जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी, एक फ़ोन पे वो 5 मिनट के अंदर पैसा ट्रांसफर। विश्वास क्रेडिट जीत लिया। बहुत ही ज़्यादा उसकी मैं बहुत इज्जत किया हूँ। शायद मैं अपने पिताजी की उतनी इज्जत नहीं किया जिस जब तक आप नहीं जानते थे। नहीं जानता था, जब तक नहीं जानता था मैं बहुत इज्जत दिया है। पूरा उतरौला जानता है कि मेरा उसका बहुत जमता था। मुझे ऐसा लगता था इससे अच्छा आदमी उतरौला में कोई होगा। इतना बड़ा काम मिल गया, आप लगातार वो सालों साल काम होता तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात थी। 2 चीज़ थी, एक तो एजेड पर्सन था, दूसरा अच्छी बातें करता था, तीसरा हमारी रोजी उसमें लगी थी। 15-20 मजदूर उसमें लगे रहते थे, उनकी भी रोजी चलती। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश था कि 2 पैसे की रोजी लगी है गरीब। उतरौला में ही काम मिल। जी जी जी। लेकिन मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं 2019 से ही इसको पहचाना, वो काम के सिलसिले में पहचाना। उसके पीछे का स्टोरी मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, और ना ही मैं किसी से पूछा और ना ही मुझे किसी ने बताया। फिर क्या हुआ? अस्पताल का आपने काम शुरू किया? काम शुरू किया, पैसा भी दिया। हमारा इसका अनुबंध जो हुआ था 3.25 करोड़ का था। इसमें भी क्या कोई कानूनी प्रक्रिया होती है, नक्शा वगैरह भी कुछ लेना पड़ता है क्या? तो आपने किया कुछ प्रोसेस पूरा? नक्शा दिया उन्होंने, हमें प्रमाणित नक्शा दिया। नगर पंचायत जिला पंचायत से पास कराया। प्रशासन में तो उसका पहुंच था ही। हाँ, पहले से पहुँच था। उसने जो है उस पर कुछ सब करा लिया होगा। कुछ चार्ज भरना पड़ता है, चार्ज भर के उसने नक्शा पास कराया। वो नक्शा आज भी मेरे पास रखा हुआ है। उसी नक्शे के हिसाब से वो बिल्डिंग बनी थी, उसी नक्शे के हिसाब से सारा सिस्टम उसका बनाया गया था। सारा सब कुछ हो गया। होने के बाद 2 शोरूम भी बनवाया मुझसे, एक वेयर हाउस भी बनवाया, एक बंगला हाउस कहाँ पे है? उसी बाउंड्री के अंदर है। अच्छा, वही मतलब उस हॉस्पिटल से सटा हुआ जो शुरू में है, गेट के बगल में? नहीं नहीं नहीं, हाँ। वो ऑफिस है। वेयर हाउस की हाउस अस्पताल जहाँ एंड होता है वहाँ से वो शुरू होता है, उत्तर साइड में है। तबेले के बगल में है क्या? तबेले से उत्तर साइड में है। एक पतला सा है, करीब 25 बाई 75 का है वो। उसमें कोई पार्टीशन नहीं है, गोडाउन की तरह बना हुआ है। वो हॉस्पिटल से सटा हुआ था? नहीं, सटा नहीं है, गैप है, बीच में जगह है। मेरा है वहाँ प्रोजेक्ट, अभी वो खड़ा है, बिल्डिंग वो टूटा नहीं है। इसने फिर पुष्पांजलि होटल के सामने एक आसवी बूतेक है, वो बनवाया मुझसे 3 आपसे ही बनवाया? वो कितने का बना था? वो भी स्ट्रक्चर का था, लेकिन वो बनाया जो उसकी कास्ट करीब 60-60 लाख रुपए, उसका 60-70 लाख रुपए लगभग। 60-70 लाख रुपए उसमें लगा है। उसका भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि ये पैसे देता था मुझे। कहा चलो काम चल रहा है। काम देखिए, एक बिजनेस मैन आदमी जो होता है वो सबसे बड़ा विश्वास, वो तू मैं नहीं करता है। और जब पेमेंट लेन देन सही है तो क्यों करेगा तू मैं। लेकिन जब इसके पास एक मजदूर काम करता था जो इसके यहाँ क्लीनर था, साफ सफाई जो इसके वहाँ का करता था। नाम था? उसका नाम संचित कुमार था। वो भी करीब 6-7 महीने से इसके यहाँ जॉब करता था। उसका भी अच्छा सैलरी देता था, जो देना चाहिए उसका भी ख्याल रखता था। 150 ऐसे भी खुशी से। हिंदू था, उसके यहाँ रहता था। जब संचित कुमार बता दिया तो मुसलमान तो हो नहीं सकता है। उस संचित को इसने लालच दिया कि बेटा तुम्हारे धर्म में कुछ है वह नहीं, और देखना चाहते हो तो ये देख लो मेरे साथ जो नीतू और नवीन है। ये भी हिंदू रहा करते थे, मूर्ति पूजा किया करते थे, किसी ज़माने में नौकरी करते थे। और ये हमारे साथ 15 साल हो गया लगभग आकर के। आज ये अरबपति हो गए। इनकी गाड़ी देखिए, लग्जरी गाड़ी, बंगला,
बिजनेस, शोरूम, सारे सुविधा हो गए। इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारे साथ भी ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। बच्चे होंगे, बेटी बेटा होंगे, उनकी शादी ब्याह करा दी जाएगी, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो उसको लगा नहीं, उसको लगा कि पीर साहब मजाक कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो वो बात को टाल दिया। फिर कुछ दिन बीता तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, कब कर रहे हो धर्म परिवर्तन? तो उसने कहा बाबा कैसा धर्म परिवर्तन? तो कहा इतना दिन से तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ और अब ज़्यादा सवाल मुझसे ना करो। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, हम सनातनी धर्म से हैं, हम सनातनी धर्म नहीं छोड़ेंगे, हमारे बाप दादाओं से रहे हैं और हम भी रहेंगे, आप ये सब बात मुझसे ना कहें। आपके यहाँ हम काम करते हैं, आप मजदूरी देते हैं, आप धर्म के बारे में हमारे कोई डायरेक्शन ना दें। तो उसको काफ़ी इन्होंने डराया धमकाया। एक्चुअली मैं मौजूदा जिला पंचायत, मेरी माता जी हैं, मैं प्रतिनिधि हूँ, तो काफ़ी लंबा क्षेत्र हमारे आता है, तो काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, वो भी मुझे जानता था। तो उसने मुझसे शिकायत किया कि भैया जहाँ आप मकान बना रहे हो उस बाबा जी का कहना है कि आप धर्म बदल लो, हमें कह रहा है। तो हमने उनको मना किया तो हमें वो गाली गलौज देने लगे और कहा नहीं बदलोगे तो हम फर्जी इतना मुकदमा करा देंगे, ज़िंदगी जेल में सड़ जाएगी। और करा भी दिया। संचित के ऊपर 376 का मुकदमा पिंकी नाम की महिला से करा भी दिया। पिंकी नाम महिला से करा दिया बलरामपुर कोर्ट से 156(3) में जाके। तो आप देखे होंगे कि जो बाबा इतना अच्छा है, जिसको आपने कहा कितना मैं इज्जत करता था, तो आपने क्या सोचा होगा? बीती बात है, जब कराया इसने तब तो उसके काले कारनामे उजागर हो चुके थे ना। क्योंकि ये जब मुझसे कहा तो हमने छांगुर से कहा कि छांगुर बाबा जी आप संचित को आप धर्म परिवर्तन के लिए क्यों परेशान कर रहे हैं? तो उसने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, मदद करो। तो बोला ये कौन से मुसलमान का काम है कि किसी दूसरे धर्म वाले को बहला फुसला के अपने धर्म में लाओ, और ना आए तो उसको धमकी दो, जेल मार काट की, ये सब गलत बात है, ऐसा ना करें आप बाबा जी। इतना कह के हम चले गए। मुझे नहीं अंदाजा था कि इस बात को वो अपने मन में मेरे खिलाफ साजिश रचेगा। अच्छा, वो मन में गठिया लेता है ये बात? मन में गठिया, मुंह पे कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ, लेकिन मन में वो उस बात को रख लिया। कुछ महीने बीतने के बाद जब वो पेमेंट के लिए हमें हीला, हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल बंगला शोरूम जो बनाया, जब पेमेंट के लिए हीला हवाली करने लगा तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि इसी बात से नाराज तो नहीं है कि ये किसी बात को लेकर के ये ज़्यादा खफा है, लगता है ये पैसा मुझे नहीं देगा। तो उससे हम मांगते रहे। तो लास्ट टाइम जब इससे हमने टाइट होके कहा कि अब मुझे पेमेंट दीजिए, इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, तब इसने मुझसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और ना मैं दूंगा, मैं पीर फकीर आदमी हूँ, मुझसे दोबारा पैसे ना मांगना, तुम अपना घर बेचो, बीवी बच्चों का जेवर बेचो, जो भी है बेच के अपना काम करो, मुझसे पैसे के लिए सवाल मत करना। मैं बोला बाबा जी ये कौन सी पागलपन वाली बात कर रहे हो आप, मकान आपका बनाया हूँ और मैं अपना मकान घर बेच के तुम्हारा पैसा चुकाऊँ? तो उसका कहना साले चुप रहो, ज़्यादा बोलोगे ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। आपको बोला ऐसे बोला डायरेक्टली ऐसे कहा, साले चुप रहो, ज़्यादा बोलोगे ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, और ज़्यादा बोलोगे तो यहीं अभी तुम्हारा काम लगा दूंगा। तो मैं हो गई वहाँ पे। मतलब राजनीति सार्वजनिक क्षेत्र से हैं, आपके भी माता जिला पंचायत, तो आपको भी तो लगा होगा ये बाबा क्या बोल रहा है, इसका क्या? पूरा लगा हमें, हम अकेले थे वहाँ, मुझे ऐसा लगा और ज़्यादा बात करूँगा तो शायद नवीन, रोहरा, महबूब, उसके नाती बहुत सारे हैं, हो सकता है हमारे ऊपर हाथ भी उठा दें। हम अपनी इज्जत बचा के किसी तरीके से वहाँ से चले आए। हमने एक तहरीर उतरौला थाने में दिया। तब तक आप कितना पैसा लगा चुके थे इसके पीछे? तब तक हम लगा चुके थे लगभग 11-12 करोड़ रुपए। 11-12 करोड़ रुपए आपने क्रेडिट पे लगा दिया चुके थे। आज भी उतरौला मार्केट में हम बकाया हैं। 17 बीघा ज़मीन बेच के हम कुछ तो कर्जा चुका दिए, लेकिन आज भी लगभग करोड़ रुपए। 17 करोड़ की ज़मीन बेच के आपने लोगों की देनदारी पूरी की? 17 बीघा ज़मीन बेच के हमने लोगों की देनदारी दी, जिसमें हमने 17 बीघा कुछ जमीन, अपनी ज़मीनें हमने पूरी बेच डाली, माता जी के नाम ज़मीन थी वो भी बेच डाली। क्यों लोग क्या दबाव डालते थे क्या पैसे के लिए आपके ऊपर? दबाव नहीं, देखिए मैं एक अच्छे घर से था, अच्छे घराने से था, कोई कर्जा हमारे ख़ानदान में कभी लेता देता नहीं था, दिया ही होगा, लिया नहीं होगा। समाज में बदनामी हो रही थी कि पैसा नहीं दे रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा छांगुर ने खा लिया, लोग यही कह रहे थे बब्बू पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए, गरीब मजदूर उनका क्या कसूर था, वो लोग तो काम किए थे दिन रात एक करके, उनकी मजदूरी नहीं दिया उसने, तो मुझे तो देना मेरा फ़र्ज़ था, हमने दे दिया उन लोगों को। कुछ सप्लायरों का बाकी है। उसके बाद फिर दरख्वास्त दिया, मुकदमा लिख गया। मुकदमा लिख गया, जब इसको पता चला तो ये मेरे ऊपर बहुत बुरा गुस्सा, नाराज़ हुआ।
ये सूत्रों से मुझे पता चला कि छांगुर बाबा इतना नाराज़ है कि तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लोगों ने मुझसे कहा। हमने कहा ठीक है, जो करेगा देखा जाएगा। अब हम भी सच और झूठ की लड़ाई लड़ेंगे, इससे मौत होगी इसके हाथ से तो मैं मर जाऊंगा। इसने भी गैड़ास बुजुर्ग में गौरव सिंह तोमर को तहरीर दिया। पहले तो तहरीर दी गई बाग भवानी क्षेत्र के, बाद में गौरव सिंह तोमर के प्लान से और रियाज के प्लान से उस तहरीर को हटाया गया। जो गैड़ास बाग भवानी क्षेत्र से जो हट के गैड़ास बुजुर्ग में जो एरिया लगता था वहाँ घटना दिखा करके तहरीर दूसरी लिया और उसके बाद मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज हुआ। 504, 506 ऐसे 406 ऐसे कुछ धारा था। ये चीज़ चलता रहा और बाबा जी की उस वक्त काफ़ी अच्छी ताल्लुकात राजेश सक्सेना एसपी साहब से हो चुकी थी, उस जो बलरामपुर एसपी थे, और नम्रता श्रीवास्तव एडिशनल एसपी थे, उनसे भी काफ़ी अच्छे संबंध ये बना चुका था। संबंध बन गए। गौरव सिंह तोमर गैड़ास एसओ से भी बन चुका था और भी बहुत सारे आम लोग भी थे, जैसे अहमद रिजवी थे, सगीर बाबा थे, हाजरा थी, रियाज थे, नवाब थे, कमालुद्दीन थे। बहुत सारी लोग यहाँ के क्षेत्र के टीम में इसके जुड़े हुए थे। ये सारे लोगों ने प्लान किया कि अब राजेश सक्सेना जी से संबंध अच्छे हैं, उन्हीं से कोई राय लीजिए। ये गौरव सिंह तोमर का कहना था। जब मेरी गिरफ्तारी हो गई, जब मैं जेल से छूट के आया तो उनसे मैंने जेल भिजवा दिया आपको? सुनिए पहले तो ये जेल से छूट के आने के बाद हमने गौरव सिंह तोमर जी से पूछा था हमें किस बेस पे भेजा गया था। गौरव सिंह तोमर एसओ का कहना था कि ये एसपी साहब ने एक टीम गठित की थी जिसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, हम थे और एसपी साहब थे, एडिशनल मैम नम्रता श्रीवास्तव जी थी। ये सारे लोग को इकट्ठा करके एक मीटिंग किया गया था और उसमें आपके जो काम थे, जो भी एग्रीमेंट थे, जो भी उसका एरिया था, आप 47,000 स्क्वायर फुट बता रहे हो, उस चीज़ को जो भी था करके आपके ऊपर धारा बढ़ा के जेल भेजा गया था। कोई फर्जी नहीं था, लेकिन ये चीज़ फर्जी आज भी साबित हो रहा है। 47,600 स्क्वायर फुट एरिया जो मैं कह रहा हूँ वो आज भी मौजूद है, उसका प्रमाणित नक्शा मौजूद है, बिल्डिंग मौजूद है, जगह मौजूद है, लेकिन उस एरिए को ये सारे अधिकारी लोग मिल करके उसको 50% करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और जो है उसमें 419, 420, 467, 468, 471 क्रिमिनल धारा लगा के आनन फानन में हमको जेल भेज दिया गया। ना मेरा आपने कितना मजबूत बनवाया था उसको? 3 दिन लगे थे बुलडोजर को तोड़ने में। जी मजबूत। देखिए मैं जिसका 10 रुपये लेता हूँ तो 10 रुपये का हक अदा करता हूँ। बहुत सारे काम उतरौला में हमने किया, आज तक किसी के मकान में शिकायत नहीं है, क्योंकि मकान में मैं चोरी नहीं करता। जो भी बनवाता है मकान बनवाना इतना आसान काम नहीं है। अपने पेट काट के शौक मार के 2 जोड़े कपड़े में अपने दिन काट के पैसे इकट्ठा करके तो वो मकान बनाता है। इस सोच को लेकर के हम जिसका भी मकान लेते थे अच्छे से अच्छा बना के देने की कोशिश करते थे। उसने कहा था मैं बर्बाद कर दूंगा, तो बर्बाद करना शुरू कर दिया है। ज़िले के अच्छे अधिकारियों को ये मैनेज कर चुका था। जब एसपी ऑफिस या कार्यालय जाता था तो इसके हाथ में बड़ा सा झोला होता था, उसमें अच्छे गिफ्ट होते थे। गिफ्ट कम होते थे, गांधी छाप ज़्यादा होता था उसमें, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी सीधा लंबी घूस ये पूरा जिला जानता है। उतरौला पुलिस भी इन्वॉल्व होती थी पूरा? ये 100% पूरा जिला जानता है कौन कौन इन्वॉल्व था उस पीरियड में। ये चीज़ सारे लोग जानते हैं। लेकिन जब वो इतना अपना जाल बिछा चुका था, जिले में प्रभाव बना चुका था, उसके खिलाफ बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। और हमने जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई उसका भुगतान हमने बड़ी शिद्दत से भुगता। अपने सगे भतीजे की हमारे मर्डर भी हो गया, 7 से 8 करोड़ रुपए भी हमारा मार लिया गया। सामाजिक हान मुझे मिला, जनहान मुझे मिला, मानसिक हान मुझे मिला। कोई चीज़ ऐसी बची नहीं जो छांगुर बाबा अपने गिरोह से मिल करके हमें प्रताड़ित ना किया हो। हर एंगल से मारने की सुपारी दिया, बाराबंकी में मारने की सुपारी दिया, बहराइच में डकैती का मुकदमा करवाया, कानपुर में जहाँ मैं कभी गया नहीं, ना मेरा परिवार गया है, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ। उसके बाद में बलरामपुर ज़िले में एक हाजरा नाम की महिला से बलात्कार का मुकदमा, जबकि हम उसको भी नहीं देखे थे वो है कौन। एक शंकर नाम का ऑटो ड्राइवर था, उससे SC एक्ट का मुकदमा करवाया। यानी कोई चीज़ छोड़ा नहीं उसने। लास्ट जब ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जब इसके ऊपर शिकंजा कसा गया, इसके ऊपर FIR हुई, इसका बेटा और इसका सहयोगी गिरफ्तार हुआ और ये फरारी काट रहा था।
उस पीरियड में ये कुछ अधिकारियों को और कुछ नामजद कर रहा हूँ मैं, जैसे अहमद रिजवी को, रियाज को, नवाब को, कमालुद्दीन को, ये कहीं ऐसी जगह बुलाया, गोपनीय जगह बुला के मीटिंग किया कि ये बताइए हमारे ऊपर FIR STF ने कर दिया है, 2 लोग हमारे परिवार के जेल जा चुके हैं और मैं बब्बू का कुछ कर नहीं पाया, इसको जेल नहीं दोबारा भिजवा पाया, हमें उसके ऊपर एक सख्त ने बड़े धारे का मुकदमा लिखवाना है जिसमें उसकी 2-5 साल जमानत ना हो। 25 लाख का डील हुआ, 25 लाख रुपए बाबा जी आप खर्च करिए, रातों रात मुकदमा लिखा जाएगा बब्बू के खिलाफ। और डील हुई, मुकदमा भी रातों रात लिखा गया। मेरे पूरे परिवार के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा लिखा गया, जबकि वो मुकदमे का था, हो सकता था मेरे ऊपर मुकदमा, लेकिन वो सिविल हो सकता था, क्रिमिनल नहीं हो सकता था। जब कोई उस तरह का अपराध नहीं है, उस तरीके का अपराध नहीं तो कैसे नहीं किया था हमने, क्योंकि वो खतौनी का मसला था, खतौनी के आधार पे मामले सिविल सूट टाइप थे। लेकिन पैसे के प्रभाव से पूरे परिवार को हमारे मुलजिम से लेकर रेप से लेकर मार से लेकर सब कुछ करा दिया, सब कुछ करा दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि मैं रोड पे आके खड़ा हूँ और मेरी भी हत्या कब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका असली चेहरा लोग नहीं जानते हैं, ये जलालुद्दीन कैसा है। देखिए अब बताते हैं लोग कि ये नग बेचता था भैया, कुछ तो लग रहा है कि ये गड़बड़ किया जब इसके पास इतना पैसा आया है, जो यहाँ के पुराने रहने वाले जाने। नवीन का क्या कनेक्शन है, जो हिंदू थे और इसके घर में रहते थे, इसके साथ बेटी के साथ। देखिए नीतू नवीन रोहरा जो ये दोनों मियाँ बीवी थे, जब हमारा उसका जमता था तो उस टाइम हमने नवीन से पूछा था, हमारी बात हुई थी कि ये बाबा जी से इतना अटूट संबंध कैसा है। बोले अरे हमारे ये भगवान है, अल्लाह है, हम लोग इनको बहुत मानते हैं, हमने अपनी पत्नी को भी गिफ्ट कर दिया उनकी सेवा के लिए। ये नवीन बोलता था, अंधा हो गया था पूरा, एकदम अंधा। उसको तो अगर कोई सामान मंगाना है तो कभी नवीन कह के नहीं बुलाया होगा, साले ये चीज़ उठा के ला, साला तू पागल है, घचोनर है, गधा है। अच्छा ये वो बोलता था जलालुद्दीन, छांगुर बोलता था, उसको बहुत इज्जत करके रखता था, बहुत अपमान करता था। अगर इस बात को अकेले में नवीन से पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से नवीन इस बात को झुठलाएगा नहीं, वो बता देगा कि ये छांगुर पीर उसको किस तरीके से अपमानित करता था, अपने परिवार के बीच में और समाज में भी अपमानित करता था। और उसकी पत्नी को तो इतना प्यार से ट्रीट करता था कि ऐसे लगता था कि जैसे मतलब बता नहीं सकते कुछ। जलालुद्दीन की पत्नी कब खत्म हुई थी? नहीं थी कि जो इससे तो अभी भी है, हाँ, विरोध नहीं करती थी, नीतू के साथ क्यों है? वो एजेट हैं, काफ़ी एजेट हैं। देखिए विरोध करने का जो मसला आप कहा है, सही कहा आपने, वो विरोध करती थी, लेकिन वो बूढ़ी थी, करें क्या, वो बीमारी से वो काफ़ी परेशान रहती थी और घर में जो इनके दाल रोटी चल रहा था छांगुर के जरिए चल रहा था। अगर बहुत विरोध करती थी तो निकाल देते, उनको घर से निकाल देते थे। बेटियां विरोध करती थी तो उनको घर से भागने का डर था। तो कुल मिला के इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। इसके काले कारनामे में पूरे परिवार को साथ देना था और देते थे। कितने बच्चे थे ये जलालुद्दीन को? पूरे लड़के लड़का सब? जलालुद्दीन के 1 बेटा और 5 बेटियां। जेल में बंद है महबूब। और 4 बेटियों की शादी हो गई है, जिसमें शायद 1 बेटी की शादी नहीं हुई है कुछ कारण की वजह से। और 4 बेटियों की शादी उस बंगले में 4 फ्लैट नीचे बना हुआ होगा। इसने मुझे नक्शा दिया था उस 4 फ्लैटों का कि मेरी 4 बेटियां यहाँ रहेंगी अलग अलग फ्लैट में। यहीं रहेंगी, कहीं जाएंगे नहीं? कहीं नहीं जाएंगी। दामाद के साथ परमानेंट यहीं अभी भी रहती थी, पहले भी रहती थी, अभी भी रहती हैं। अब कहाँ गई ये नहीं पता। बेटी कहाँ है जो छोटी सी? आपने कभी उसको देखा था? कितनी बड़ी? हाँ देखा था मैं उसको मैं देखा था। मैं जब देखा था तो वो 13 साल की रही होगी। उसको भी क्या शिकार बनाई थी? क्या शिकार बनाए थे क्या ये लोग? नहीं, पढ़ने लिखने देते थे कि नहीं उसको स्कूल वगैरह में? बारे में मैं देखिए नीतू से तो मैं बात नहीं करता था, क्योंकि टाइप थी क्या? नीतू से मैं कभी उससे बात नहीं किया। वो बड़े एटीट्यूड में बात करती थी, क्योंकि महिलाओं की बात मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैं बाबा से और नवीन से ही डील करता था। मेन जो बात होती थी, बाकी और वो हमारे साथ रहते भी नहीं थे। कभी कभार आते थे, देख के चले जाते थे, कुछ डिसीजन रहता था देख के वो निकल जाते थे। एक बार ऐसे नवीन के साथ हम बैठे थे तो उस टाइम हमने चर्चा किया उस बच्ची के बारे में, नीतू के बारे में। तो उसने कहा था कि हमने पत्नी को तो गिफ्ट कर दिया पीर साहब को, और जो बेटी है हमारी समाली, उस बेटी का रिश्ता पीर साहब ने अपने नाती यानी बेटी के बेटे से मंगनी कर दिया है। तो हमने उनसे एक सवाल किया कि देखिए आपकी बेटी इतनी अच्छी और पढ़ी लिखी, इंग्लिश टॉकिंग इतना अच्छा, वो जाहिल पढ़ा लिखा भी नहीं है, काहे इसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो?
तो उसका कहना है कि नीतू और पीर साहब जो कहेंगे वही होगा, उन लोगों ने फैसला कर लिया तो वही फैसला है। और हमने ये सोच लिया है कि अब उसको शोरूम पे बैठाएंगे, अपने पास रखेंगे। बोला ठीक है, आपको सही लग रहा है तो आप करिए। इस दौरान क्या आपको कभी लगा जब आप घर और बनवा रहे थे, जब वहाँ एक लंबा समय लगा, किसी बाहरी लोगों का आना जाना, कोई धर्म परिवर्तन जैसी और कोई बात, कोई और लड़कियों का आना जाना, या इसका कहीं विदेश में आना जाना और कहीं आना जाना, कुछ आपने देखा? हाँ, आना जाना इसका रहता था ये। देश में या देश के बाहर? 20 दिन 1 महीने में कभी नागपुर जाना है, कभी मुंबई जाना है, कभी दुबई जाना है, कभी नेपाल जाना है, ये बात तो आती सामने आई है। थी हमारे। नीतू और नवीन का भी आना जाना था कहीं? साथ में आते, जहाँ जाते थे ये दोनों रहते ही थे? ये 4 लोग, 2 नहीं, वो बेटी भी रहती थी। जब वो उतरौला से बाहर निकलता था तो बेटी के साथ निकलता था, और अगर लखनऊ या आसपास में कहीं है तो बेटी यहाँ रहती थी, ये तीनों जाते थे। अकेले कभी नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था। और अगर बब्बू भाई कहा जाए कुछ, जैसे कि यहाँ पे लोकल में उसके अकाउंट्स थे बैंकों में, जैसे कुछ HDFC में, SBI में, कुछ और आपको जानकारी है? जो इतना लंबा पैसा लेना आना जाना आपको जानकारी होगी, कुछ और बैंकों में कहीं कुछ खाता होता है? इसकी कोई जानकारी नहीं। 2022 शुरुआत में ही इसकी कोई जांच हुई, किसी के तहरीर देने पे इसकी जांच हुई। तो ये स्टेट बैंक, सरकारी बैंक, जो यहाँ का बड़ा बैंक उतरौला में है, अंदर है, जो अंदर है, उसमें इसका एक लॉकर था। तो इसने कहा हमारे पास कुछ सामान है, उस लॉकर से मैं निकाल के आपके घर पे रखना चाहता हूँ, सुरक्षित रहेगा। तो मतलब आपके घर में है? हाँ। घर पे तो एक प्लास्टिक में काफ़ी टेप लगा हुआ है, ऐसे वहाँ से निकाला और लेकर हमारे घर गया हमारे साथ, वहाँ रखा ये। और काफ़ी दिन, करीब 6-7 महीना 8 महीना हमारे घर पे ही पड़ा था वो। उसके बाद में जब हमारा इसका तू मैं चालू हुआ, पता नहीं उसको याद था कि नहीं याद था, लेकिन मुझे बराबर याद था। जब हमारा इसका टेंशन ज़्यादा हुआ तो हमने इसको कॉल किया कि बाबा जी आपका कुछ सामान हमारे घर पे रखा हुआ है, आप उसको ले जाइए। ये तुरंत भागते आया। अच्छा, उसको याद आ गया फिर? तुरंत भागते आया, फॉर्च्यूनर गाड़ी से 3 लोग आए और जहाँ रखा था वहाँ लेकर गया, अपने हाथ से सामान उठाया, गाड़ी में बैठा और निकल गया। तो आपके हिसाब से क्या जेवरात रहे होंगे या और कुछ? बस यही पैसा और जेवरात रहे होंगे। जो SBI में रखा था, लॉकर में। बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पर और भी बैंक हैं, जो PNB है, तमाम, और क्या वहाँ भी अकाउंट्स इसके हो सकते हैं? नहीं, देखिए बैंक जाने का तो कभी मुझे नौबत नहीं आया और ना ही कभी पूछने की ज़रूरत पड़ी। नीतू इन सब का, महबूब का ज़रूरत पड़ी। हमें काम और पैसे से मतलब रहता था। हमें जब पैसे की आवश्यकता होती थी तो हम फ़ोन पे बात करते थे या सामने सामने बात करते थे, तुरंत हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था। कभी स्टेट बैंक से, कभी वो तहसील के पास एक बैंक है, नाम भूल रहा हूँ उसका, उस बैंक से, और एक मुंबई में कोई बैंक है, उससे 2-3 बैंकों से मेरे पास पैसे भेजता था। उतरौला की सिर्फ एक ही 2 ब्रांच थी या अलग और भी थी? नहीं, अब आगे का मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ कि कभी ये आदमी ऐसा हो सकता है। तो मेरा काम जितना था उतने मैं उससे बात करता था, उतने ही उससे दिमाग भी चलाता था उसके ऊपर में। जिस चीज़ का मुझे शक नहीं, दूर दूर तक कभी दिमाग में आया नहीं, उसके बारे में मैं क्या सोचता। लेकिन जब शक हुआ तो मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई और बाप दादाओं की कमाई भूल कर इसके काले कारनामों को उजागर करने के लिए मैं मैदान में आ गया। जबकि कुछ पत्रकार महोदय इसी उतरौला के इसके बड़े करीबी आज भी हैं जो हम खिलाफत नहीं की, कभी खिलाफत नहीं की, आज भी खिलाफत नहीं कर रहे हैं। सवाल भी उठा रहे हैं कि बब्बू को पहले से पता था तो बताया क्यों नहीं। अगर मुझे कोई लालच होती या मुझे काम के अलावा कोई पैसा दिया हो, मेरी जाँच करा लें अच्छे से, और मुझे पता होता नहीं बताता तो मेरी गलती थी। मुझे जब वो संचित के द्वारा पता चला और हमने उससे शिकायत की, उस बात को लेकर के जब ये पेमेंट हमारा रोका, तब इसका असली रूप सामने आया। उसके पहले तो मेरे सामने बड़ा शरीफ सूफी बना रहता था। ये बताइए, कभी भी उतरौला तहसील या जिला प्रशासन बलरामपुर कभी आपका सहयोग नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। आप माथा रगड़ते रह गए, फिर आपको क्या करना पड़ा? फिर कहाँ तक आप गए? माथा रगड़ते रगड़ते हमारे परिवार की हत्या भी हो गई है। आज तक कोई बलरामपुर पुलिस या गोरखपुर पुलिस, कहीं की पुलिस ये पूछने नहीं आई कि हत्या हुआ कैसे। अच्छा, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ना ही कोई पत्रकार पूछा, ना ही कोई अधिकारी पूछे। इसलिए नहीं पूछे होंगे कि भाई क्या पता कहीं बाबा से जुड़ा हो। 100% बाबा से जुड़ा हुआ ये घटना है और सारे लोगों को पता है कि बब्बू के भतीजे के मर्डर। अच्छा बब्बू भाई, ये बताइए कि इस दौरान आप एप्लीकेशन, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर अपनी पैरवी ले गए? देखिए, हम करीब साल भर के लगभग हम बलरामपुर ज़िले के अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे और कोई सुनवाई ना हुई। तब हम बाहर
का रुख बना है। फिर बाहर कहाँ कहाँ गए अपना फरियाद ले? पहले तो हम यहाँ से रजिस्ट्री किए पीएमओ ऑफिस को, प्रधानमंत्री कार्यालय को मजबूर हुए आप? मजबूर हुए। सीएम साहब को हमने रजिस्ट्री किया, मुख्यमंत्री को? मंत्री जी को किया, उसके बाद रक्षा मंत्री जी को वो हमने, राजनाथ सिंह जी को भी किया, रक्षा मंत्री? हाँ उनको भी किया। ये सब मामले चलते रहे। एक नोटिस हमें एसटीएफ से आई। एसटीएफ से नोटिस आई, क्या था? हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में एसटीएफ के साथ रीट डाला हुआ था छांगुर पीर और नीतू ने, उसमें मेरा भी नाम था। तो एसटीएफ वालों ने मुझे नोटिस किया, मुझे बुलवाया, मैं वहाँ गया। मुझसे पूछने लगे छांगुर को जानते हो आप? हमने कहा हाँ सर जानता हूँ। बोले तुम्हारे खिलाफ उसने हाई कोर्ट में रीट दाखिल किया है। मैं बोला सर अभी तक तो बलरामपुर में और कानपुर में और बहराइच में दाखिल कर रहा था, अब यहाँ क्या है सर मुझे बताएंगे ज़रा? बोले उसकी जांच हो रही है छांगुर नवीन नीतू की, और उसमें तुम्हारा नाम आया है, तुम्हारे खिलाफ उसने रीट किया है, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? तो मुझे जितनी जानकारी थी हमने आपने सब बता दिया सारी कहानी, क्योंकि आप तो वहाँ रहे हैं, काम किए हैं। और कुछ उसके एविडेंस जैसे धर्म परिवर्तन के कागज़ थे मेरे पास। एक एफिडेविट इन्होंने हाई कोर्ट में बनवाया था कि आज से हमारा नाम नीतू नहीं नसरीन से मुझे जाना जाए, वो कागज़ था। इनके आधार थे, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे हमने सब एसटीएफ को सौंप दिया। क्या आपको लगा एसटीएफ के एंगल से आपको क्या लगा? वो लोग कुछ मानवता दिखाए, कुछ लोग न्यूट्रल चले, या वो भी उतरौला पुलिस की तरह ही निकले? एसटीएफ का जितना मैं शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अच्छा, एटीएस का जितना मैं शुक्र अदा करूं कम है। यानी कि यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस ने कहीं न कहीं वो काम किया जिसके लिए वो लोग जाने जाते हैं और जिसके लिए वो नियुक्त होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल से उनका तो करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद है एसटीएफ और एटीएस और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सब का, क्योंकि इसको संज्ञान में लिया, इसकी गहनता से जांच कराई, इसके खिलाफ काफ़ी सबूत मिले एसटीएफ को, एटीएस को, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, इसकी गिरफ्तारी हुई, इसके घर को बुलडोज किया गया। आपने बड़ी बात बताई कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एटीएस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ, चारों का आपने धन्यवाद किया। तो क्या जिस तरह से रोल रहा उतरौला पुलिस या बलरामपुर पुलिस का, इन लोगों की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री से कुछ कहेंगे, अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि 2022 से लेकर के 2024 तक के जितने अधिकारी थे यहाँ पर जो नियुक्त उतरौला बलरामपुर में, उनकी जांच होनी चाहिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सारी सच्चाई सामने आई। लास्ट सवाल एक लूंगा बब्बू, ये बताइए कि आजकल चल रहा है कि छांगुर और अहमद के रिश्तों के बारे में क्या कुछ जानते हैं? क्या कुछ अहमद और छांगुर के रिश्ते के बारे में आपको जानकारी है? मेरे जैसा पीड़ित अहमद भी है, उसको भी 50 लाख रुपए दे करके 100 करोड़ की ज़मीन उसके माध्यम से हड़पना चाह रहा था। यानी कि जो अहमद कह रहा था वो सही था कि वो पीड़ित है? पीड़ित है, अहमद पीड़ित है, पीड़ित है। मुकदमा लड़ रहा है छांगुर से 2 साल हो गए। तो सब तो कह रहे हैं कि वो बाबा का मास्टरमाइंड है, छांगुर का फंड मैनेजर है। कि जो भी कह रहा है वो अहमद का व्यक्तिगत दुश्मन है, और जो कह रहे हैं वो बाबा के पक्के सहयोगी और साथी हैं। तो क्या अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? अपना उल्लू सीधा करने के लिए अहमद को बदनाम कर रहे हैं। अहमद का पर्सनली मुकदमा चल रहा है, उतरौला सीओ भी जान रहे हैं, बलरामपुर एसपी भी जान रहे हैं, कोर्ट भी जान रही है, यहाँ से खारिज करा के अभी हाई कोर्ट गया है वो भाग करके, हर कोई जान रहा है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का भी नाम नाजायज़ ले करके परेशान किया जाए, ये गलत बात है। पहले उसकी जांच करें, अगर वो साबित है तो उसके साथ कठिन कार्रवाई हो, लेकिन बिना जाने समझे किसी के नाम या किसी की इज्जत का फालूदा नहीं करना चाहिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी दी, चूँकि छांगुर के साथ कभी आपने छांगुर के उस काले साम्राज्य को बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था, बहुत मजबूती से बनाया था, उसके एक हिस्से में बुलडोजर चल चुका है। उसको उसके काले कारनामे को उजागर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए मैं खुद मिट गया। खुद मिट गया, आर्थिक मानसिक जान हर चीज़ से मैं मिट गया। घर के बच्चे की मौत भी हमारे सगे भतीजे की जो हमारे साथ कारोबार करता था, जिसकी वजह से हमें 2 पैसे की शादीशुदा था, शादी 4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। कितनी उम्र थी उसकी? 40 साल। हम उनके दम पे चलते थे क्योंकि वो हमारा बहुत करीबी था और हमारे कारोबार से जुड़ा था, वही सब संभालता था, परिवार भी देखता था, कारोबार भी देखता था। अब तो हम लंगड़े हो गए, बेकार हो गए, कुछ नहीं, और बचे हैं। आपकी एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से आपको फंसाया गया, वो काला चेहरा आज देश और समाज के सामने आ चुका है। जीत बड़ी हुई है, लेकिन इस बड़ी जीत जिसको आप कह रहे हैं, इसकी भी कभी भी हत्या हो सकती है।
इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके जो गुर्गे हैं आज भी वो घात लगाए बैठे हुए हैं। आप चिंता न करिए, ये जो रिपब्लिक भारत के माध्यम से आपकी आवाज़ पूरे देश में जा रही है और बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस देश में जो इस चीज़ की चिंता करेंगे कि आपको कुछ ना। अपराधियों को किसी के बात से या किसी के खौफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना किसी अधिकारी से डरते हैं, ना वो किसी नेता से डरते हैं। अपराधी तो अपना अपराध करते रहते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो। अपराध होने से पहले अगर उसकी जांच हो जाए, उसकी छानबीन हो जाए, उसकी सुरक्षा हो जाए तो कुछ हो सकता है। पहले भी मीडिया में चलता था, न्यूज़ में चलता था, अधिकारियों को हम एप्लीकेशन भी देते थे। क्या हुआ था छांगुर के साथ? कुछ नहीं हुआ था। बाकायदा फॉर्चूनर में चलता था, गनर मिला हुआ था, सारे आज स्थिति बदल गई है, होता है कुछ न कुछ तो। आज स्थिति बदली है, सही कह रहे हैं, लेकिन जो उसके गुर्गे हैं, उनकी घमंड, उनकी ऐड अभी भी कम नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों को इतना पैसा दे दिया है। जो काम छांगुर डील करता था आज उसके गुर्गे कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। जरा भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं है कि हमारे गुरु के ऊपर ऐसा हो गया है, हमारा गुरु गिरफ्तार हो गया। उन लोगों का सोच ऐसा है कि मेरा गुरु गया, अब मैं गुरु बनूंगा। 2-4 लोगों का नाम जैसे कि अमन रिजवी हैं, रियाज हैं, नवाब हैं, कमालुद्दीन है, ये अपने आप को गुरु मानने लगे हैं। देखिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से छांगुर यानी जलालुद्दीन का जो कैरेक्टर था, उसका जो चरित्र था, उसका असली चरित्र, असली चेहरा बब्बू ने सामने लाकर रख दिया कि वो कैसे पीर के रूप में रहता था। छांगुर पीर बन के रहता था, लेकिन उसका चेहरा क्या था, उसके अंदर कितनी क्रूरता बसी हुई थी, कैसे वो काम करता था, उसके गुर्गे कैसे काम करते थे और वह किस हद तक जा सकता था। पूरी कहानी बब्बू ने खोल कर रख दी और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यूपी एटीएस और एसटीएफ का धन्यवाद जताया है और अपने जान का खतरा भी बताया है। और इन सब मामलों में अभी जांच जारी है, एटीएस जांच कर रही है छांगुर को रिमांड पर लेकर। इसमें एसटीएफ भी इन्वॉल्व है, ईडी भी इन्वॉल्व है। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, बलरामपुर।